तो आज से हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे और ज्योग्राफी में जो चीज़ें समझ में आई, जितनी भी चीज़ें समझ में आएगी तो उसको याद भी करते जाना है। क्योंकि ज्योग्राफी से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो बहुत आसान होता है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। और ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत आसानी से याद हो जाता है और इसमें एक साइंस के जैसा मतलब इसमें पढ़ना होता है। इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। ये सबसे अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है ज्योग्राफी, क्योंकि अगर जिन लोगों को साइंस पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होती होगी तो वे लोग ज्योग्राफी को आसानी से समझ सकते हैं। तो ज्योग्राफी में आज से हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी, भारत के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, जो चीज़ें हैं वो एग्ज़ाम में अच्छे से पूछे जाते हैं और नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं और उसको अच्छा से देखना है क्या क्या है। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे, भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो क्योंकि भारत का भूगोल के बारे में अगर पढ़ें, ज्योग्राफी जो होता है वो विश्व के भूगोल के बारे में पढ़ना होता है और भारत के बारे में, और कॉस्मोलॉजी वो सब ब्रह्मांड सिद्धांत की इन सब के चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग शुरू करें तो भारत की स्थिति के बारे में अगर बात करें, भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में, तो इन्हीं चीज़ों को पढ़ने से पहले मेन टॉपिक तो यही है कि भारत की स्थिति और विस्तार। लेकिन इन चीज़ों को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है, नहीं तो ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। बहुत से आसान टॉपिक है, बस कुछ ही देर में सभी चीज़ें समझ में आ जाएगा। भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में जानना है। तो भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में जानने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे बेसिक चीज़ें कि जिसको जानना ज़रूरी है। अगर वो बेसिक चीज़ें नहीं आएगी तो कितना भी कोई कुछ पढ़ ले तो बाकी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। जैसे अगर बच्चा है और एक ही बार अगर 15 साल का हो जाए और उसको किताब दे दिया जाए पढ़ने के लिए, तो समझ में आएगा? कुछ नहीं आएगा समझ में। इसलिए कि पहले बच्चा को मतलब पहला क्लास में, दूसरा क्लास में, तीसरा क्लास में ऐसे पढ़ाया जाता है। पहले क ख ग घ सिखाया जाता है, फिर गिनती ABCD ऐसे करके सब कुछ टेबल ओबल याद कर ले तो फिर बच्चा को बेसिक चीज़ें की नॉलेज हो जाती है, तो किताब पढ़ना जान जाएगा। समझ की एक लेवल आ जाती है कि कुछ चीज़ें समझ में आने लगती है। इसी प्रकार से अगर भारत के बारे में अगर बात करें, उसकी स्थिति और विस्तार के बारे में, तो कुछ चीज़ें हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो चीज़ें समझ में आ जाएगी बेसिक, तो फिर बाकी कुछ नहीं है। तो अगर भारत के विस्तार को देखा जाए तो ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ जाए कि भारत का विस्तार कितना है, तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है और फिर देशांतरीय विस्तार कितना है, तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अक्षांशीय समझ में नहीं आता है कि लैटिट्यूड लाइन क्या है, लॉन्गिट्यूड लाइन क्या है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अक्षांश और देशांतर के बारे में पहले जान ले, उसके बाद में उसके विस्तार के बारे में जान ले कि भारत का जो भी मुख्य भूमि है वो कहाँ से कहाँ तक है, भारत का अधिकार क्षेत्र कितने मतलब जगहों पर है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। इन सभी चीज़ों के अगर बारे में हम बात करें तो पहले अक्षांश और देशांतर रेखा से हम लोगों को जानना होता है। तो अगर इसको अक्षांश और देशांतर रेखा को समझने में कुछ करना नहीं है, अगर ऐसे पृथ्वी को मान लिया जाए कि ये पृथ्वी है, तो अगर ये पृथ्वी है तो यहाँ पर अगर मान लिया जाए, ऊपर में अगर नॉर्थ मान लिया जाए और नीचे में साउथ मान लिया जाए, इधर वेस्ट और इधर क्या होगा, ईस्ट होगा। तो यहाँ से एक ऐसी रेखा खींची जाएगी जो पृथ्वी को बीचों बीच दो भागों में बांट दे। मतलब इधर के पार्ट को नॉर्थ और ये क्या होगा, साउथ होगा। तो अगर दो भागों में बांट दे तो जो भी रेखा ऐसे लेटी हुई खींची जाएगी ये लैटिट्यूड होगा। जो भी लेटी हुई रेखा खींची जाएगी ये क्या होगा, लैटिट्यूड होगा। तो लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, अक्षांश रेखा, यही तो होता है। और जो भी ये इतनी बस बेसिक सी नॉलेज है और ये समझ में आ जाना है, जो भी ऐसे लेटी हुई रेखाएं होंगी ये लैटिट्यूड कहलाएगा। और हिंदी में क्या, इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। लेटी हुई रेखा मतलब जो पश्चिम और पूरब की ओर ऐसे खींचा जाए लेटी हुई रेखा, तो ये क्या होता है, अक्षांश रेखा होता है। और जो ऐसे करके
यहाँ से ऐसे करके खींची जाए, ऐसे करके ऊपर से नॉर्थ से साउथ की ओर, ये क्या होती है? तो ये होती है देशांतर रेखा। बस इतना ही समझना है, बाकी कुछ समझना नहीं है। तो इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बातें समझ में आ गई होगी तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये क्या होगी, मैं यहाँ पर ऐसे बना दे रहा हूँ कि ये ईस्ट होगा, तो मैं यहाँ पर ऐसे बना दे रहा हूँ कि जो ये लेटी हुई रेखा होगी ये क्या होगी? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा। और जो ऐसे लंबी पाई होगी ऊपर से, मतलब ये ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट है, ये वेस्ट टू ईस्ट है, और ये क्या है? नॉर्थ, और ये साउथ। मतलब अगर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जो मिला है वो क्या होती है? वो देशांतर रेखा। तो ये क्या होती है? ये देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा। बस इतना ही समझना है। अगर ये समझ में आ गई तो फिर बाकी चीजें आसान होगी। एल अक्षांश रेखा को लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं और देशांतर रेखा को लॉन्गिट्यूड लाइन बोलते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये क्या है? ये अक्षांश रेखा है। ये क्या है? देशांतर रेखा। ये देशांतर लाइन है। और ये क्या है? जो इधर की ओर पड़ी है ये अक्षांश लाइन है, अक्षांश रेखा है। इतनी बातें समझ में आ गई। बस यही ध्यान देना है कि जो पूरब से पश्चिम की ओर है ऐसे लेटी हुई रेखा, ये क्या है? ये अक्षांश रेखा है। और जो ऐसे लंबी है वो क्या है? देशांतर रेखा। अच्छा, ये बातें समझ में आ गई। तो अब अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में और कुछ जान ले कि अक्षांश रेखा क्या बताता है और देशांतर रेखा क्या बताता है। बाकी चीज़ें तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्या बताता है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके बारे में पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन एक ही वीडियो में पढ़ना भी बहुत मुश्किल है। तो ये क्या है? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा। ये क्या होता है? लैटिट्यूड लाइन। लैटिट्यूड लाइन होता है। तो लैटिट्यूड लाइन सबसे आसान तरीका क्या है समझने के लिए? क्योंकि ये समझना है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मेंस का एग्जाम देना तो लिखना भी है, तो क्या लिखेंगे क्या नहीं, ये समझ में आ गई तो अपने से लिखना। क्योंकि किसी भी एग्जाम में पहले पेपर के ऊपर ही लिख देता है यथासंभव परीक्षार्थी अपने शब्दों में इसका जवाब दे। तो अपने शब्दों में जो समझ में आए अपने शब्दों में जवाब दे देना। किताब का लैंग्वेज तो कभी यूज एग्जाम में करना ही नहीं है। तो समझ में जो आ जाए, मेरे हिसाब से मैं ये बता दे रहा हूँ कि ताकि सभी बच्चों को समझ में आ जाए। तो ये क्या होती है? पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई लाइन। जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची लाइन, खींची रेखा। इतनी बातें समझ में आ गई। यही है, एकदम से गांव के बच्चों को भी समझ में आ जाएगा। गांव के बच्चों को तो ऐसे सब कुछ समझ में आता है, लेकिन जो लोग एकदम से नहीं पढ़े होंगे उनको भी समझ में आ जाएगा कि पूरब से पश्चिम की ओर जो लेटी हुई रेखा है वो लैटिट्यूड है और वो अक्षांश रेखा है। अच्छा, अक्षांश रेखा से हम लोग क्या जान सकते हैं? ये इंक चल नहीं रहा है, मैं इसमें थोड़ा सा स्याही लगा दे रहा हूँ। अच्छा, ये इंक के बारे में मैं बता दूं कि जो ये स्याही है वो हाथ से मिटाने पर तो मिटक जाता है, लेकिन कुछ ऐसे इंक आते हैं, कुछ ऐसे मार्कर आते हैं जो हाथ से मिटाने से नहीं मिटते। तो वो परमानेंट मार्कर होते हैं कि हाथ से मिटाने से वो मिटते नहीं हैं। तो जब हाथ से मिटाने से नहीं मिटते तो उसमें ऐसा क्या होता है कि हाथ से मिटाने से नहीं मिटता? तो उसमें पता जिन लोगों को होगा उन लोगों को होगा। तो अगर इस मार्कर की स्याही जो है इसमें अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे सिल्वर नाइट्रेट को मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? परमानेंट मार्कर हो जाएगा। फिर इसको अगर हाथ से मिटाए तो ये नहीं मिटेगा। तो मार्कर को परमानेंट बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है?
तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 मिलाया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया है कितनी बार। और एक ये होता है कि जैसे वोटिंग मशीन, जो हम लोग ईवीएम पे वोट देने जाते हैं लोकसभा के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में, तो उस समय क्या होता है कि वोटिंग जो कराने वाले ऑफिसर होते हैं वो लोग हाथ पे ऐसे करके, हाथ पे ऐसे एक स्याही लगा देते हैं। तो जब वो स्याही लगाते हैं तो वो स्याही भी नहीं मिटता है, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें होता है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, तो वो नहीं मिटता है। अच्छा, अक्षांश रेखा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो अक्षांश रेखा में ये है कि अक्षांश रेखा से किसी देश की, अक्षांश रेखा से किसी देश की, किसी देश की स्थिति और प्लस में मौसम, मौसम को क्या बोलते हैं, ऋतु के बारे में पता लगाया जाता है, जान सकते हैं। इतनी चीजें समझ में आ रही होगी। अक्षांश रेखा से क्या करते हैं, किसी देश की स्थिति और मौसम के बारे में पता लगा सकते हैं। मतलब मौसम में क्या है कि सर्दी है कि गर्मी है कि बरसात है कि पतझड़ है, मतलब जो भी है, समर विंटर जो भी सीजन है उसके बारे में हम लोग पता लगा लेते हैं। तो अक्षांश रेखा से क्या होगा, सर्दी गर्मी बरसात मतलब मौसम और देश की स्थिति के बारे में पता लगाते हैं। और जो देशांतर रेखा होता है, देशांतर रेखा, इससे क्या करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन, लॉन्गिट्यूड लाइन। इससे क्या करते हैं, तो किसी देश की, मतलब इससे समय और या दिन की पता कर सकते हैं कि समय और दिन के बारे में इससे पता लगाया जाता है। मेन तो इससे देशांतर से समय रेखा के बारे में ही पता लगाते हैं कि मतलब किस देश में कितना टाइम हो रहा होगा, इसके बारे में। अच्छा, अगर भारत की स्थिति के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, ऐसे गोल करके, ये अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी की आकृति जैसे भी इधर सीधा या टेढ़ा बन जाए उससे कोई मतलब नहीं है, अपने दिमाग में रख लेना है कि पृथ्वी जैसी होती है तो पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो पृथ्वी की आकृति जियोइड है, जियोइड है, पृथ्वी की आकृति तो जियोइड ही है। जियोइड मतलब लक्षवाभ है, लक्षवाभ है। ये कौन बताया, तो पृथ्वी की आकृति जियोइड है, ये स्ट्रैबो ने बताया कि पृथ्वी की आकृति क्या है, जियोइड है। मतलब ये गोला भी उतना नहीं है, मतलब क्या होगा कि ऐसे देखा जाए तो इसके जो ये रेखा है, जो विषुवत रेखा इसको बोलते हैं, जो बीचों बीच से भाग काटता है, पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, इधर क्या है, इसका विस्तार ज़्यादा है और इधर क्या हो, पचका है, थोड़ी सी अजीब सा एकदम से ऐसे करके और टेढ़े टाइप पे ऐसे करके, वो अजीब तरीके की आकृति है, जियोइड। तो ये क्या है, पृथ्वी की आकृति है, ये लक्षवाभ है। ये कौन बताया, तो स्ट्रैबो ने ये बताया कि पृथ्वी जियोइड है। पृथ्वी गोल है, कौन बताया, तो पृथ्वी गोल है, अरस्तु ने बताया, अरस्तु ने बताया कि पृथ्वी क्या है, गोल है। और पृथ्वी नारंगी के समान है, नारंगी के समान, कौन बताया, तो पृथ्वी नारंगी के समान है, ये न्यूटन भाई ने बताया, न्यूटन भाई साहब ने ये बताया कि पृथ्वी क्या है, नारंगी के समान है। अच्छा, तो भारत की स्थिति के बारे में बात करें तो ये तो अक्षांश रेखा समझ में आ रही होगी। तो एक अक्षांश रेखा है, इसको बोलते हैं जो पृथ्वी को बीचों बीच भाग में दो बराबर भागों में बांट दे, तो वो क्या होता है, ये है विषुवत लाइन, विषुवत रेखा। दिख रहा होगा, छोटा छोटा मैं लिख रहा हूं, मैं बोल दे रहा हूं, समझ में आ रहा होगा। ये विषुवत रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दे। विषुवत रेखा, इसको इक्वेटर भी बोलते हैं, इक्वेटर
भी बोलते हैं या 0 डिग्री अक्षांश भी है। इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अच्छा, और क्या है, इतनी चीजें समझिए। अच्छा, इसको विषुवत रेखा क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर जब भी सन आता है, सूरज जब भी यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, दिन और रात बराबर हो जाएगा। तो ये दिन रात का बराबर होना, दिन और प्लस रात का बराबर होना क्या कहलाता है? विषुव, विषुव कहलाता है। इतनी बातें समझ में आ रही होगी। अब तो इसके बाद में क्या है, दिन रात बराबर होगा कब? तो ये जो अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसमें क्या होगा कि 21 मार्च या 23 सितंबर को क्या होता है, सूरज इस पे चमकता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। इसके बारे में मैं इसको मिटा दे रहा हूं। और क्या है, तो पृथ्वी पर बहुत सारे रेखाएं खींची गई है, बहुत सारे। ये अक्षांश रेखा पृथ्वी के अगर सेंटर के बारे में इधर बात कर लिया जाए तो सेंटर से प्रत्येक 1 डिग्री पर रेखा ऐसे खींची गई है, यहाँ से 90 डिग्री तक रेखा खींची गई है। तो यहाँ से मेन जो रेखा है उसके बारे में बात कर ले, तो यहाँ से एक रेखा ऐसी खींची गई है जिसको कर्क रेखा बोलते हैं। ये क्या है, कर्क रेखा। पूरे पृथ्वी से ये क्या होगा, कर्क रेखा। ये तो 0 डिग्री अक्षांश है और ये कर्क रेखा है, ये 23.5 डिग्री अक्षांश पर है, 23.5 डिग्री उत्तर में है। क्योंकि ये होगा, ये उत्तरी गोलार्ध है और नीचे में क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध होगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पर जो कर्क रेखा है, इधर से फिर दक्षिणी गोलार्ध में ही 23.5 डिग्री पर एक और रेखा खींची गई है। इसे क्या बोलते हैं, मकर रेखा। मकर रेखा। ये 2-3 चीजें जो है, ये भी 23.5 डिग्री, ये क्या है, साउथ में है और ये क्या है, नॉर्थ में है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके बाद में एक और रेखा है, इसके बारे में जान ले। तो ये जो लाइन है और दक्षिण में भी वही, तो ये है जो ये सब आर्कटिक सर्कल है। तो ये क्या है, आर्कटिक वृत्त। और ये क्या है, अंटार्कटिका वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त ये कितना पर है, तो 66.5 डिग्री साउथ में है और ये 66.5 डिग्री क्या है, नॉर्थ में है। ये 4-5 चीजें जो है इसको याद रखना है। 0 डिग्री अक्षांश क्या है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इक्वेटर इसको बोलते हैं। और ये 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है, वो कर्क रेखा है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में वो मकर रेखा है। और जो 66 डिग्री जो है आर्कटिक वृत्त उत्तरी गोलार्ध में, और 66 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका वृत्त, यही चीजें हैं। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मकर रेखा के बारे में भी, एक कर्क और मकर रेखा, इन सब चीज़ों के बारे में एक अगले वीडियो में पढ़ेंगे अच्छा से। पहले हम लोग जान ले भारत की स्थिति। तो भारत कहाँ है, तो ये अक्षांश रेखा है जो, तो एक तो ये यहाँ से ऐसे आया अक्षांश रेखा, तो यहाँ से और यहाँ से जब आएगा एक 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा ऐसे करके आएगा। देशांतर रेखा लंबी होती है, तो जब यहाँ से आएगा देशांतर रेखा, तो इसमें क्या होगा कि भारत का जो स्थिति है, तो उसको मैं अब बता दे रहा हूँ। पहले तो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है और फिर क्या है, पूर्वी तरफ है, पूर्वी साइड में। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। क्यों? क्योंकि भारत की जो स्थिति है इधर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर भारत कहाँ पर है, तो यहाँ पर ऐसे करके, ऐसे और ऐसे जो भी है, ये बांग्लादेश की तरफ ऐसे करके और ऐसे
यहाँ पर ऐसे भारत है, यहाँ पर भारत है, और ये भारत के 8 राज्यों से एक कर्क रेखा गुजर रही है, और यह क्या है यहाँ पर अंतिम में 8 डिग्री 4 मिनट ऐसे करके। तो भारत कहाँ है, यहाँ पर है। इतनी बातें समझ में आ गई कि भारत इधर नहीं, पश्चिमी नहीं, पूरब में है और उत्तर में है। अब मैं मिटा के अच्छा से लिख दे रहा हूँ। तो भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में बात करें तो कुछ चीजें हैं। अच्छा, इससे पहले भारत की स्थिति और विस्तार से पहले पृथ्वी के बारे में कुछ मैं बता दे रहा हूँ। ये सब चीज़ें तो समझ में आ गई होगी कि 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है। तो इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो इसको मैं बता दे रहा हूँ कि जो सूरज होता है, जो सूरज है, तो सूरज क्या करेगा कि सूरज जब भी अगर यहाँ पर ऐसे अगर सन को बना दिया जाए, ये दिख रहा होगा, यहाँ पर अगर सन को बना दिया जाए तो सूरज जब भी होगा तो कर्क यहाँ और यहाँ इतना ही के अंडर में हमेशा से सूरज रहेगा। सूरज 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, इतना ही में सूरज यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। मतलब जब भी होगा तो 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण में ही सूरज की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से क्या हुआ कि सूरज यहाँ से आर्कटिक वृत्त के पास आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी सूरज रहेगा तो यहीं पर होगा। तो इसमें क्या होगा कि सूरज क्या होता है, अगर इसको देख लिया जाए तो यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश पर सूरज कब होता था, तो 21 मार्च और प्लस में 23 सितंबर को, यही तो होता था 21 मार्च को या 23 सितंबर को। तो अगर पृथ्वी पर क्या होगा, भारत तो यहाँ है, तो भारत यहाँ है, अगर सूरज यहाँ है तो 22 दिसंबर को सूरज क्या होता है, मकर रेखा पर जाएगा, और 21 जून को सूरज क्या होगा, वो कर्क रेखा पर आएगा। इतनी बातें समझ में आ रही होगी। तो 22 दिसंबर को सूरज क्या होगा, मकर रेखा पर, और 21 जून को कर्क रेखा पर। लगभग 3 महीने का समय लगता है। अगर सूरज को यहाँ देख रख लिया जाए, एक कर्क रेखा पर अगर सूरज यहाँ है कब, 21 जून को, तो फिर इधर से जून के बाद में क्या होगा, जुलाई अगस्त सितंबर आएगा, तो सितंबर में आते आते 23 सितंबर को कर्क रेखा पर सूरज आएगा। और जब कर्क रेखा पर आएगा तो दिन और रात पूरी पृथ्वी पर बराबर होंगे, इसीलिए इसे विषुव बोलते हैं। अगली बार क्या होगा, अब जून यहाँ पर सितंबर में आया, फिर सितंबर से अक्टूबर नवंबर ऐसे करते करते फिर दिसंबर, तो 22 दिसंबर को फिर सूरज मकर रेखा पर पहुँचेगा, फिर मकर रेखा से फिर ऊपर की ओर जाएगा, तो 21 मार्च को फिर यहाँ पर आएगा। तो जब यहाँ पर आएगा तो दिन रात बराबर होंगे। अच्छा, सूरज अगर यहाँ पर मकर रेखा पर है तो यहाँ पर उजाला किए रहेगा। अगर सूरज यहाँ पर है 22 दिसंबर को, तो इधर से लाइट करेगा तो उधर उजाला किया रहेगा। तो जो भी मकर रेखा पर देश स्थित होंगे उधर क्या होगा, उस दिन सबसे बड़ा दिन माना जाएगा, सबसे बड़ा दिन होगा, क्योंकि उस दिन क्या होगा, सूरज देर तक चमकेगा। और कर्क रेखा पर जब सूरज आएगा तो क्या होगा, कर्क रेखा पर बड़ा दिन होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में, तो भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में ही है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे बड़ा दिन कब होगा, 21 जून को। सबसे बड़ा दिन 21 जून को होगा। और सबसे छोटा दिन कब होगा, 22 दिसंबर को। कब, सबसे छोटा दिन इसमें कब होगा, 22 दिसंबर को। किस, उत्तरी गोलार्ध में। ये चीजें समझ लेना है कि उत्तरी गोलार्ध के लिए क्या कंडीशन है और दक्षिणी गोलार्ध के लिए क्या कंडीशन है। तो उत्तरी गोलार्ध में सूरज कब चमकेगा, 21 जून को। 21 जून को सूरज चमकेगा तो उस दिन उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा, तो रात क्या होगा, रात छोटी होगी। तो सबसे बड़ा दिन 21 जून को होगा, और रात क्या होगी, रात छोटी होगी, रात छोटी होगी। ये उत्तरी गोलार्ध के बारे में। और 22 दिसंबर को क्या होगा, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, बड़ा दिन होगा,
बड़ा दिन। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, 22 दिसंबर को बड़ा दिन होगा। और 21 जून को छोटा दिन होगा दक्षिणी गोलार्ध में। ये उल्टा हो जाता है, अगर उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में छोटा होगा दिन, और अगर इधर दिन बड़ा हुआ तो इधर क्या होगा, दिन छोटा होगा। यही होता है। तो 22 दिसंबर को बड़ा दिन होगा और छोटी रात होगी। छोटी रात कहाँ, ये क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में। और ये क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। इतनी बातें समझ में आ रही होगी। अच्छा, और कुछ बारे में बात कर लिया जाए तो ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के बारे में बात करें तो पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है, पृथ्वी का क्षेत्रफल। अच्छा, ये जो विषुवत रेखा है, पृथ्वी का क्षेत्रफल मैं बता दे रहा हूँ कि 5,10,072 ऐसे 5,10,072,000 स्क्वायर किलोमीटर है। अच्छा, उससे पहले ये बता देता हूँ कि जो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जो ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा, इसको भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये भूमि को दो भागों में बांट रहा है, पूरे भूमि को दो भागों में, इसलिए इसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। तो इधर मैं लिख दे रहा हूं यहां पर भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा इसी को बोलते हैं। कुछ भी बोला जा सकता है, कुछ भी का मतलब ये नहीं कि कुछ भी इसको गाय भैंस भी बोल दे। हाँ, पढ़ाई से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, भूमध्य रेखा हो, 0 डिग्री अक्षांश हो, विषुवत रेखा हो, इक्वेटर हो, कुछ भी बोला जा सकता है चारों पांचों में से। कोई बोल दे 0 डिग्री अक्षांश, इसका मतलब वो भूमध्य रेखा के बारे में बोल रहा है, या विषुवत रेखा, कुछ सब कुछ सेम ही है, एक ही चीज़ का नाम उतना है। अच्छा, तो ये विषुवत रेखा की लंबाई, ये विषुवत रेखा क्या है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रहा है। पृथ्वी को क्या कर रहा है, विषुवत रेखा दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी होगी, क्योंकि ये पृथ्वी के व्यास के बराबर होगा, क्योंकि पृथ्वी अगर इसको मान लिया यहाँ पर सेंटर, तो ये पृथ्वी के व्यास के बराबर होगा। तो ये भूमध्य रेखा या पृथ्वी का व्यास, या व्यास यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, पृथ्वी के व्यास, तो ये 12,576 किलोमीटर है। 12,576 किलोमीटर पृथ्वी की व्यास है, और त्रिज्या इसके डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आधी त्रिज्या हो जाएगी। पृथ्वी का व्यास कितना है, 12,756 किलोमीटर। और पृथ्वी की परिधि के बारे में बात किया जाए तो व्यास तो इधर हो गया, और परिधि क्या होगी, तो पृथ्वी की परिधि जो होती है वो 40,075 किलोमीटर होती है। 40,075 किलो। अच्छा, कोई वृत्त है, ऐसे 2πr करके उसकी परिधि को निकालते हैं, तो पृथ्वी की परिधि क्या होगी, 40,075 किलोमीटर। और पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल कितना होगा, तो 5,10,072,000 किलोमीटर स्क्वायर। यही तो क्षेत्रफल का क्या होता है, ऐसा यूनिट स्क्वायर होता है। किलोमीटर स्क्वायर ऐसे करके, मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर बोलते हैं। तो क्या होता है उसमें, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। हाँ, तो लंबाई का एक L और चौड़ाई का दूसरा, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो इतना किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ये पृथ्वी का क्षेत्रफल को याद करने में कुछ नहीं करना, जैसे मोबाइल नंबर याद होता है उसी तरह पृथ्वी का क्षेत्रफल याद हो जाएगा। अब कितने लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि यार ये तो बहुत बड़ा है, याद तो होगा नहीं। तो मोबाइल नंबर जैसे याद होता है वैसे आसानी से याद हो जाएगा, 5,10,072,000, बस इतना ही है स्क्वायर किलोमीटर पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल। अच्छा, इसके बाद में और भी चीज़ें जो हैं, तो भारत की स्थिति और उसके विस्तार के बारे में अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि भारत की स्थिति और विस्तार। इतनी तो पृथ्वी के बारे में पढ़ लिए, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सब जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। अगर एग्जाम में ये सब बातें ना भी पूछे तो ये सब चीज़ें क्या होती है, क्वेश्चन को, मतलब जो भी प्रश्न आते हैं तो प्रश्न में जो भी ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन, तो उसको एलिमिनेट करने में ये सहायक होते हैं, क्योंकि ऐसे पता चल रहा है
कि ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कर्क रेखा कितने डिग्री से गुजरता है, तो इसमें दे देगा आर्कटिक, ऐसे अंटार्कटिक, भूमध्य, ऐसे करके कुछ भी अगर दे दे तो इसमें ये लगता है कि ये तो यार नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो लगभग क्वेश्चन में अगर याद नहीं है तो भी ऑप्शन इलिमिनेट करने में उसमें आसानी होता है। ये सभी बेसिक चीज़ें हैं, इसको जानना जरूरी है। इसके बाद में भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो वो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत अच्छा से। ये चीज़ें बेसिक समझ में आ गई होगी, बहुत बड़ा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बहुत छोटी छोटी बातें है मगर मोटी बातें है। तो इन सभी चीज़ों को एक बार दो बार बस देखना है और याद हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो भारत की भौगोलिक स्थिति और उसके विस्तार के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और ये सभी चीज़ें याद रहना चाहिए। अगर ये सभी चीज़ें याद नहीं होगा तो बाकी कुछ भी याद नहीं होगा, बस वही होगा फिर कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।